हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इको मास्टर। और आज की हमारी वीडियो है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 7 प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर। ओके, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th चैप्टर 7 प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर। तो अभी तक हम पीछे जब जा रहे थे हमने ज्यादातर डिमांड के बारे में, कंजम्पशन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर, और प्रोडक्शन रिलेट करेगा सप्लाई से। ओके, क्योंकि जब स्टार्टिंग की वीडियोस में हम देख रहे थे, मैंने आपको डिमांड सप्लाई दोनों चीजों के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम वही चीज कंजम्पशन की तरफ चल रहे थे, हम डिमांड की तरफ चल रहे थे। अब हम आएंगे प्रोडक्शन की तरफ, सप्लाई की तरफ। ओके, अभी हमने पीछे की वीडियोस में भी बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने कहा उन वीडियोस को भी देखेगा, थोड़ा बहुत आपको जो है बेसिक्स जानने पड़ेंगे, तभी इनको आप और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने डिमांड फंक्शन के बारे में देखा था, ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो रही है। डिमांड में हमने देखा था, जब फंक्शन निकाला था बहुत सारे, यही चीज मेन फंक्शन क्या था कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ मैनी फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स। यही प्रोडक्शन की भी बात हो रही है, वो भी अलग अलग फैक्टर्स का या जो है रिलेशनशिप शो करता है। बहुत से फैक्टर से कितना जो है प्रोडक्शन हो पाती है, प्रोडक्शन यही फंक्शन शो करता है। ओके, तो इसके बारे में और हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। यहाँ पे वैसे ये चीज देखिए, रिटर्न्स टू फैक्टर, यहाँ पे दूसरी वर्डिंग आ रही है। यहाँ पे फैक्टर्स की बात हो रही है अलग, उधर हम जब फैक्टर्स की बात करते हैं वो हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे थे। यहाँ फैक्टर्स हमारे बात आएंगे जो हम प्रोडक्शन में गुड्स यूज करते हैं, इनपुट्स यूज करते हैं, वो वाले फैक्टर्स। ओके, बेसिकली प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एनी आइडिया? मेन तीन चीजें ही चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल। यही तीन चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम कुछ भी गुड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो वो ही चीज यहाँ पे मेन उन फैक्टर्स की बात हो रही है। ओके, तो हमारे इसमें ये चार टॉपिक्स बेसिकली रहेंगे। पहला, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन का कंसेप्ट आप देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए दो चीजें और दे रखी है, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। प्रोडक्शन फंक्शन होगा तो सेम ही, लेकिन वो जो है उनमें जो चेंज आएगा वो इनकी वजह से आएगा, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये बेसिकली टाइम को शो करता है। अब आप सोच सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन तो आएगा, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन, हम उसको कितनी टाइमिंग बोले? थोड़ा सोच के देखिए। कोई कहेगा हो सकता है 1 साल से कम हो तो वो शॉर्ट रन है, 1 साल से ज्यादा हो तो वो लॉन्ग रन है। कोई कहेगा क्यों 1 साल, 6 महीने भी हो सकता है। नो, बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बेसिकली ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पे बेसिस पे नहीं होता। तो अब सोचिए जरा, मैं बोल रहा हूँ टाइम के बेसिस पे ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर टाइम के बेसिस पे नहीं होता। तो इसके बारे में जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। बेसिकली हम जब डिटेल में जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। बुरा मत मानिएगा अगर मैं आपसे कोई बातें छुपा रहा हूँ। जब तक आप खुद थोड़ा बहुत सोचेंगे नहीं, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपको चैप्टर समझने में मजा ही नहीं आएगा। सोच के देखिए, इकोनॉमिक्स यही चीज है। तो दूसरा हमारा है कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी एंड एवरेज प्रोडक्ट, एपी। अब जब हम देख रहे थे यूटिलिटी वाले पिछली वीडियोस में, हमने टोटल यूटिलिटी देखा, मार्जिनल यूटिलिटी देखा, टोटल ओवरऑल यूटिलिटी। वैसे टोटल प्रोडक्ट ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी है। मार्जिनल यूटिलिटी हमने देखा चेंज इन यूटिलिटी, वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्ट, आई मीन चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है। एवरेज प्रोडक्ट, ओवरऑल प्रोडक्शन की एवरेज निकालना एंड ऑल। ये भी कोई आप जानते ही है बेसिकली एवरेज क्या चीज होती है। तो हम वही चीज हम यूज करते हैं। जैसे हम मीन निकालते हैं, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, वही एवरेज का फॉर्मूला है, क्योंकि मीन बेसिकली एवरेज ही होता है। इसी तरीके से टोटल प्रोडक्ट का जो एवरेज होता है वो एवरेज प्रोडक्ट में आ जाता है। रिटर्न्स टू फैक्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब रिटर्न्स टू फैक्टर, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, उन फैक्टर से हमें क्या रिटर्न्स मिलते हैं, बेसिकली ये शो कर रहा है कि हम जितने इनपुट्स यूज कर रहे हैं, इनपुट्स हमारे अलग अलग, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं उनसे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितनी प्रोडक्शन होके हमें आ रही है। समझो हमने 2 लेबर और 5 जो है कैपिटल यूज की, तो हमें जो है 10 यूनिट जो है हमें प्रोडक्शन मिल रही है। तो ये हमारा रिटर्न, हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितनी प्रोडक्शन उसके बदले हमें मिल रही है। तो यही रिटर्न्स टू फैक्टर आया। अब यहाँ पे देखिए और आगे चीज लिखी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।
और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। रिमेंबर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे जो हमारी यूटिलिटी थी वो डिमिनिश होती जा रही थी। इसलिए मैंने आपको कहा था थोड़ा बहुत आप पिछली वीडियोस अच्छे से देख के आएंगे तो उनसे आपको ये टॉपिक समझने में आसान हो जाएगा। मैं मानता हूं चलो काफी हद तक ये आपस में रिलेट नहीं कर रहे। यूटिलिटी बिल्कुल अलग चीज है, प्रोडक्शन बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन इनमें जो कुछ चीजें हैं वो उनसे हम कंपेयर करके उनको समझ सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखे हैं। तो पिछली वीडियोस जरूर देख के आ गया, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो एज आई वाज सेइंग डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट था। जैसे जैसे हम आगे और कंजम्पशन करते जा रहे थे हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही थी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही थी। ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी हमारी बढ़ नहीं रही, यूटिलिटी तो बढ़ रही थी, लेकिन वो टाइम टू टाइम उसमें जो चेंज आ रहा था वो डिमिनिश होता जा रहा था, कम रेट से इंक्रीज हो रही थी, यू कैन से। ऐसे ही यहाँ पे भी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट बोथ आर सेम। अगर आप इसको देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो अभी आप ये समझ नहीं पाओगे, इसके लिए हमें आगे थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या चीज हुई आप समझ नहीं पाओगे। इसके लिए आप ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में जो चेंज है वो डिक्रीज होता जा रहा है, रेट ऑफ चेंज हमारा टाइम टू टाइम डिक्रीज होता जा रहा है। समझो पहले जो है 10 से 20 बढ़ा, फिर 20 से आगे 25 बढ़ेगा, फिर 25 से आगे सोचो 28 पे जाएगा। पहले 10 का चेंज आया, फिर 5 का चेंज आया, फिर 3 का चेंज आया। बढ़ तो अभी भी रहा है ना, लेकिन कम रेट से बढ़ता जा रहा है, यू कैन से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इनके बारे में भी बहुत डिटेल में जाएंगे आगे। लास्ट हमारा टॉपिक आएगा रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। जो टोटल प्रोडक्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, और इन तीनों के एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इन तीनों के शेप्स, इनके ग्राफ्स हम बनाएंगे, उनको देखेंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जो बताया आपको कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो बेसिकली यही है, प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप के ही होंगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। उससे पहले हम जरा देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। वॉटसन ने ये बताया था, वॉटसन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये हमें बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन आता है वो शो करता है। फिर जैसे यहाँ पे देखिए Qx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, K। Qx हमारा फिजिकल आउटपुट के हमें जो है कितना आउटपुट प्रोड्यूस होके मिल रहा है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, कितने आउटपुट हमें मिल रहा है, और किसके फंक्शन है, फिजिकल इनपुट या ऑफ लेबर, या फिर यू कैन से कितनी यूनिट्स हम लेबर की लगा रहे हैं। दूसरा फिजिकल इनपुट हमारा यहाँ पे इसने कैपिटल ले रखा है, या फिर हम कितने यूनिट्स कैपिटल के लगा रहे हैं। एक एग्जांपल आप वही ले सकते हैं, जैसे समझ लिए 10 यूनिट्स हम लेबर की यूज कर रहे हैं और जो है 20 यूनिट हम कैपिटल की यूज कर रहे हैं, उससे हमें जो है समझ लो 50 यूनिट इनपुट प्रोडक्शन हो रही है, आउटपुट मिल रहा है, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पे बोला 5 यूनिट हम किसी एक का यूज कर रहे हैं, 10 यूनिट किसी एक का यूज कर रहे हैं, 5 यूनिट लेबर 10 यूनिट कैपिटल, तो ये मत समझिएगा कि 5 + 10 करके आउटपुट 15 ही आएगा ना, दैट इज नॉट फेयर। ओके, ये हमने बस ये बता रखा है कि लेबर और कैपिटल से वो किस तरीके से रिलेट करता है, उनका क्या इफेक्ट आता है इनके यूसेज से आउटपुट पे। ओके, इसको हम थोड़ा और खोलेंगे तो फंक्शन चेंज भी हो सकता है प्रॉपर। ये तो बस एज अ फंक्शन ऑफ L, K दे रखा है, क्योंकि ये इसके अंदर दे रखा है तो प्रॉपर ये फंक्शन नहीं है। इसको हम जब खोलेंगे तो कि आप मैथ्स में जानते ही होंगे, बहुत से पूरा लंबा चौड़ा फंक्शन बन सकता है, जैसे कि ax + by है ना, दैट्स ऑल। ये भी यही चीज होती है। ये तो आपको ये बता रखे है कि फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, लेबर और कैपिटल। ओके, फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये ही फंक्शन शॉर्ट रन में भी होता है, यही फंक्शन लॉन्ग रन में भी होता है। दोनों ही शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, दोनों ही लेबर और कैपिटल इनके डिटर्मिनेंट होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, शॉर्ट रन में भी लेबर यूज होना है, कैपिटल यूज होनी है। खाली एक लेबर यूज करोगे,
अगर लेबर के पास कोई कैपिटल ही नहीं होगा, कोई मशीनरी नहीं होगी, तो वो काम कैसे करेगी? अपने सोच के देखिए, अगर उसको पत्थर वगैरह भी तोड़ने हैं, उसके पास जो है कोई वेपन, कोई यूसेज के लिए कुछ होगा ही नहीं, पत्थर तोड़ने के लिए, लकड़ी काटने के लिए कोई एक्स होगी ही नहीं, तो वो कैसे काम करेगा? वो भी तो चाहिए उसे। कैपिटल में आ गए आपकी मशीनरी वगैरह एंड ऑल। लेबर तो आपको पता ही है क्या चीज है। तो दोनों जब साथ में मिलेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। तो यहाँ दोनों की जरूरत है, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे वो लॉन्ग रन हो, दोनों में ही दोनों की जरूरत है। तो दोनों में फर्क क्या है? जस्ट वेट फॉर सम टाइम, हम अभी आपको पता चल जाएगा दोनों में फर्क क्या है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर इन आवर फर्स्ट टॉपिक ओनली। तो गाइस, हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जानने से पहले ये पता करते हैं फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या है। फैक्टर आपको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑल। तो यहाँ पे दो नेम लिखे हुए हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल यू ऑल नो, मतलब जो चेंज हो सकता है, एंड फिक्स जो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो फिक्स्ड फैक्टर आर वन हुज एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, और वेरिएबल फैक्टर्स आर द वन हुज एप्लीकेशन वेरीज विद द चेंज इन आउटपुट। फिक्स्ड फैक्टर ऐसे हुए जिनको हमें चेंज करना, जो चेंज नहीं हो सकते आउटपुट बढ़ने के बाद भी। वेरिएबल फैक्टर ऐसे हुए जो आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें उन्हें भी चेंज करना पड़ता है। पहले हम वेरिएबल का एक एग्जांपल लेते हैं। समझो हमने आउटपुट बढ़ाना है, तो हमें वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, 5 थे हमारे पास पहले, अब हमने 6 किए, 7 किए आउटपुट बढ़ाने के लिए, उनको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिक्स्ड ऐसे हुए जिनको हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, वेरिएबल में हमने एग्जांपल ले लिया लेबर। लेबर आप जितनी ज्यादा बढ़ाओगे आपको उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा। जितने ज्यादा लेबर आपके पास होंगे काम करने के लिए, उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्शन होगी हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिक्स्ड फैक्टर में मशीन्स तो लिखा है। आप सोचोगे मशीन कैपिटल है, कोई बात नहीं जी, हो सकता है कैपिटल फिक्स तो यहाँ पे, लेकिन उसके साथ एक और चीज लिखी है, मशीन्स इन शॉर्ट रन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मशीन शॉर्ट रन में। अब यही, इसी से ही हमारा जो मेन डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का आता है। और भी डिफरेंसेस है उसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो यही से ही पता चलेगा। तो बेसिकली टू इंक्रीज आउटपुट, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हैज टू बी चेंज्ड, नो मैटर फिक्स्ड फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। वही चीज है कि फिक्स फैक्टर को आप कांस्टेंट भी रखो, क्यों? क्योंकि आउटपुट उन्हें चेंज किए बिना भी बढ़ा जा सकता है, बस हमें वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखिए आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इधर ये वाई एक्सिस पे कैपिटल है, एक्स एक्सिस पे लेबर है। ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल हमारा इतने का इतना ही है कि हमने लेबर पहले L1 थी तो प्रोडक्शन इतना था, और आगे मेरा लेबर हमने बढ़ाई L2 की, कैपिटल अभी भी K का K ही है, फिर भी जो है आउटपुट बढ़ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि शॉर्ट रन में एक फैक्टर यानी कि L लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, और ये हमने K के ऊपर बार इसीलिए लगाया है कि K हमारा कैपिटल हमारा यहाँ पे कांस्टेंट फिक्स्ड फैक्टर है। ओके, तो शॉर्ट रन में एक L लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है और कैपिटल इज हमारा फिक्स फैक्टर है। ओके, तो आउटपुट इज इंक्रीजिंग कीपिंग वन फैक्टर फिक्स्ड। एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड है, फिर भी हमारी आउटपुट बढ़ पा रही है। और फिर फर्क क्या है फिक्स अपना लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में देखिए यहाँ पे K के ऊपर उसके फंक्शन में कोई बार नहीं है, ना लेबर के ऊपर कोई बार है। तो लॉन्ग रन में बेसिकली हमें दोनों आउटपुट, दोनों जो हमारे फैक्टर्स दोनों जो हमारे फैक्टर्स है वो वेरिएबल है। क्यों? यही मेन डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम का यही फर्क आता है। जरा सोच के देखिए, आपने मशीन लगा रखी है अपने यहाँ पे। मशीन एक ऐसी चीज है जो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक दिन में आपने चेंज कर ली और नई मशीन ले आए और नई मशीन ले आए। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको हमें जो है एकदम से हम उनको चेंज नहीं कर सकते। लेबर तो हमने कब नहीं लगाई, कब उनको निकाल दिया, कब लिया, कब निकाल दिया एंड ऑल सब हो रहा है। कैपिटल एक ऐसी चीज है जो बड़ी बड़ी मशीन्स है
वो ऐसी चीज है जिनको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है अगर हमें और ज्यादा मशीन्स इंस्टॉल करनी है। ओके, हमें जो है नई फैक्ट्री खोलनी है तो उनको खोलने में टाइम लगता है। अगर हमने और ज्यादा मशीन्स ले ली, नई नई फैक्ट्री खोल ली, फिर तो हमारी आउटपुट बहुत हाई लेवल से बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम है जिसमें हम जो है इन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मशीन्स, फैक्ट्रीज ये हमारी कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है। लेकिन इन लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जिसमें हम उन फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ा आपका डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का। इसी के बेसिस पे इनके कुछ डिफरेंस बनेंगे जिनको हम अभी आगे देखेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। पहले कैपिटल इतनी थी, लेबर इतनी थी, K1 L1। आउटपुट बढ़ाने के लिए हमने कैपिटल को बढ़ाया, K1 से K2 किया और आउटपुट को L1 से L2 किया। दोनों चीजें हमने बढ़ाई, कैपिटल भी बढ़ाया, लेबर भी बढ़ाया, तो हमारा आउटपुट बढ़ गया। ओके, तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही जान के देखिए कि ये जो फिक्स फैक्टर वाला पॉइंट इसलिए डाला गया है क्योंकि वो शॉर्ट रन का है। ओके, शॉर्ट रन में एक फैक्टर हमारा फिक्स रहता है एंड दैट इज आवर कैपिटल। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। एक पर्टिकुलर टाइम की यहाँ बात आती नहीं है, वो लोगों पे डिपेंड करता है, उनके ऊपर कितना जो है अवेलेबिलिटी है उनके पास। समझो कोई एक बंदा बहुत ज्यादा अमीर है, वो थोड़े टाइम में ही नई मशीन ला सकता है। कुछ ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, सेविंग्स लगानी पड़ेगी, तो काफी टाइम लग जाएगा उसे नई मशीनरी लगाने में। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम की बात तो आई नहीं ना। तो यही जो है मेन आपका सबसे बड़ा डिफरेंस है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का। तो अभी हम और आगे चलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के उस पे। ओके, लेट्स मूव। तो अभी हमने जो है शॉर्ट रन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक बेसिक डिफरेंस देखा था जो आपको बताया था, उसी में और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये 3 हमने पॉइंट्स ले रखे हैं, इनसे जो है थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। पहला, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इट्स अ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। यू नो वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ प्रोपोर्शन की क्या बात हो रही है? प्रोपोर्शन इज टू से कि कितना प्रोपोर्शन जो है हम लेबर और कैपिटल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक लेबर और एक कैपिटल यूज कर रहे हैं तो उनका प्रोपोर्शन हुआ 1:1, या उसका आप रेशियो भी बोल सकते हो 1/1। ये हमने एक प्रोपोर्शन दिया। ओके, हम ये वेरिएबल टाइप है, वेरिएबल मींस चेंज होता रहता है ये प्रोपोर्शन। अभी हमने देखा क्यों, एज वी सॉ, हमने पीछे डायग्राम में देखा कि एल जो है वो इंक्रीजिंग है, लेबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है, और जो के है हमारा कैपिटल है वो कांस्टेंट रहता है। तो हमने जब पहले देखा था तो पहले जो रेशियो था L1:K था, फिर उसके बाद आउटपुट बनाने के लिए वो L2:K हो गया। अगर इसको किसी नंबर्स में हमने, तो आउटपुट को इंक्रीज होने के लिए पहले रेशियो था 1:1 लेबर इज टू कैपिटल का, फिर वो 2:1 हो गया। कैपिटल अभी भी 1 रहा लेकिन लेबर इंक्रीज हुआ, तो वो चेंज हो गया, रेशियो 1/1 से 2/1 हो गया। ओके, और आगे बढ़ाना पड़ेगा तो उसको हम 3/1 भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, लेबर बढ़ता रहेगा, तो इसका रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो चेंज हो रहा है। रही बात लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, वो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्योंकि लॉन्ग रन में मैंने पहले ही आपको बताया था, बोथ द फैक्टर्स आर वेरिएबल, दोनों चेंज होते रहते हैं। आउटपुट इंक्रीज करने के लिए दोनों को चेंज करना पड़ता है। पूरा प्लांट, अगर छोटा प्लांट का साइज है हमारे पास तो हमें प्लांट का साइज बढ़ाना पड़ेगा। छोटी बिल्डिंग है हमारी, हमें अपनी नई बड़ी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। छोटी बिल्डिंग में पहले कम मशीन्स आती थी, कम लेबर काम करती थी। अब बड़ी बिल्डिंग ले रहे हैं तो उधर मशीन्स भी ज्यादा होंगी और लेबर भी ज्यादा होगी, तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, यू कैन से। तो पूरा स्केल हमें चेंज करना पड़ता है अपने काम का। ओके, ये कांस्टेंट टाइप प्रोडक्शन फंक्शन क्यों है? एज वी सॉ, बोथ फैक्टर्स हैज टू बी इंक्रीज्ड, बोथ L इंक्रीज्ड फ्रॉम L1 to L2। हमने जब वो डायग्राम देखा था तब वो लेबर इंक्रीज हो रहा था L1 से L2 पे, ओके, और कैपिटल के इंक्रीज हो रहा था K1 से K2 की तरफ। तो अगर हम उनका रेशियो या प्रोपोर्शन देखें L1/K1, वो इक्वल है L2:K2 के। थोड़ा आप एग्जांपल देखिए, यहाँ L1/K1 L2/K2 इक्वल कैसे हुए? आउटपुट तो बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रेशियो की, प्रोपोर्शन की। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। पहले जो है 1:1 हमारा रेशियो था, एक लेबर एक कैपिटल था, फिर उसके बाद वो हो गया 2:2।
बड़े हैं दोनों ही, देखो ये 1:1 अब 2:2, लेकिन 1/1 होता तो इक्वल 2/2 के ही है। अगर इसको हम काटेंगे तो ये जो है कट होके 1/1 ही बन जाएगा, राइट। तो यही चीज यहाँ पे शो हो रही है। ओके, आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है लेबर और कैपिटल का, वो सेम रहता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात होती है। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट हियर। यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस। ओके, यहाँ स्केल की बात क्या हो रही है? स्केल बेसिकली वही चीज है, मैं आपको पहले भी बता रहा था, साइज ऑफ द प्लांट। इधर जो है, क्योंकि हम फिक्स फैक्टर हमारे पास रहता है, तो हम बड़ी बड़ी प्लांट्स अपने चेंज नहीं कर सकते। छोटा ज्यादा से ज्यादा हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, जैसे लेबर को कर लिया। ओके, तो ये चीजें ही चेंज हो पाती है। हम बड़े प्लांट को चेंज नहीं कर पाते, तो हम बड़े स्केल पे चेंजेस नहीं ला पाते। लेकिन यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट चेंज होता है। जैसे बताया, एक छोटी सी बिल्डिंग से एक बड़ी बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा, उस बड़ी बिल्डिंग में फिर मशीनरी भी ज्यादा आएंगी, लेबर भी ज्यादा आएंगी। ओके, तो यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहता है। अब क्योंकि इधर स्केल के उस पे चेंजेस नहीं आ रहे, इधर स्केल के उस पे चेंजेस आ रहे हैं, तो जो आपका शॉर्ट रन है, इट स्टडीज विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू फैक्टर। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स के चेंज होने से जो है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर के उस पर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे चेंज हो रहा है आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन ये इट स्टडीज विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू स्केल, और यहाँ पे रिटर्न्स टू फैक्टर। ओके, लॉन्ग रन जो है विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू स्केल्स पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें छोटे स्केल से बड़े स्केल पे शिफ्ट होना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर जो है वेरिएबल होते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं। ओके, तो यानी कि यू कैन से ओवरऑल एक पूरा स्केल में चेंज आता है। यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर एक फिक्स फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, तो खाली वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से आउटपुट बढ़ता है। यहाँ पे ओवरऑल स्केल को एक्सपेंड करना पड़ता है हमें, इसलिए रिटर्न टू स्केल पे पढ़ा जाता है, और ये जो है रिटर्न टू फैक्टर के रेफरेंस पे पढ़ा जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टीपी, एमपी एंड एपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी एवरेज प्रोडक्ट। इनके शॉर्ट फॉर्म्स आपको पहले भी बताया था। ओके, तो इनके बारे में अब जानते हैं। पहले टीपी क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ टोटल आउटपुट ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन प्रोडक्शन। इट्स आल्सो कॉल्ड रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं, टोटल आउटपुट कितना ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हम जब एक नहीं, यहाँ पे जैसे देखिए ये लेबर है, वेरिएबल फैक्टर के हर एक आउटपुट से हमें टोटली कितना प्रोड्यूस हो पा रहा है। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे लेके चलते हैं, जैसे समझिए पहली यूनिट पे हमें 50 की प्रोडक्शन हो रही थी, हमने एक और यूनिट लगाई तो हमें 40 की प्रोडक्शन हो रही है। तो ओवरऑल कितनी हुई? 2 यूनिट्स में प्रोडक्शन, 50 + 40 दैट इज इक्वल टू 90। ओवरऑल हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ? 90 हुआ। एक और यूनिट जैसे इंक्रीज हुआ, ओके, उसमें हमें 30 यूनिट का मिला, तो ओवरऑल कितना हो गया? 90 + 30 120। तो यही चीज यहाँ पे शो हो रहा है कि ओवरऑल हमें जो है कितना प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं एंड ऑल। उनको एडिशन करोगे तो आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी वैसे एक चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, उसी से आपको जो है एमपी में भी और टीपी में रिलेशन पता चलेगा। अभी मैंने ये बताया ना, 1 यूनिट से, पहली यूनिट से हमें कितना प्रोड्यूस हो रहा था, दूसरा वाला हमें कितना करके दे रहा था, तीसरा वाला हमें कितना करके दे रहा था, उनको हमने ऐड किया तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिला। ओके, तो अभी ये चीज याद रखना जो मैंने बताया, उससे आपको एमपी का भी और टीपी का रिलेशन पता चलेगा। एमपी क्या हुआ? मार्जिनल, एज आई टोल्ड यू बिफोर, हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ। बेसिकली मार्जिनल मींस चेंज। ओके, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट्स व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे, तो मार्जिनल का एमपी का फॉर्मूला ये हुआ TPN - TPN - 1, यानी जो पर्टिकुलर एक यूनिट पे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है और जो उससे पिछली यूनिट पे हमारा टोटल प्रोडक्ट है, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अभी जो मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा था, पहले यूनिट पे 50 है, देखो हमारा एमपी 50 है, दूसरे पे 90। मैंने आपको क्या बोला था, दूसरी यूनिट पे हमें प्रोडक्शन 40 की हो रही है, तो 50 + 40 इज इक्वल टू 90। तीसरे पे मैंने फिर बताया था आपको, तीसरे पे हमें 30 की प्रोडक्शन मिल रही है, 30 की। तो इन तीनों को जब हमने ऐड किया 50, 40 और 30, तो हमें मिला 120। तो इससे एक चीज पता चल रही है,
एमपी को जब हम सम करते जाएंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट को जब हम सम करेंगे तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट का चेंज ही क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, तो टोटल प्रोडक्शन 50, 90, 120, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट 50, 40, 30। ओके, तो यही चीज यहाँ पे शो कर रहा है। एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू फिजिकल आउटपुट पर यूनिट। ये आप एक तरीके से समझ लिए मीन यू कैन से, एवरेज यू कैन से। तो मीन का फॉर्मूला जैसे होता है वैसे ये टोटल एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला टीपी डिवाइड बाय एल। एल इज यूनिट, उस टाइम कितनी यूनिट्स हम लेबर की लगा रहे हैं। यहाँ पे जैसे 50, तो एवरेज प्रोडक्ट यूनिट 1 है, तो 50 बाय 1 50, दूसरा 90, 90 बाय 2 45, तीसरा 120 बाय 3 40, चौथा 140 बाय 4 35। इनको जब हम डिवाइड करते जाएंगे यूनिट्स ऑफ लेबर से तो हमें एवरेज प्रोडक्ट मिलेगा, हम चेंज निकालेंगे तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट मिलेगा। अब एक चीज ये भी याद रखिएगा, एवरेज प्रोडक्ट हम नीचे जाते जा रहे, देखो वो डिक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट देखिए इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया 5th यूनिट से जब हम 6th यूनिट पे गए, कोई चेंज नहीं आया, उतनी की उतनी प्रोडक्शन रही। और जब हम बल्कि और आगे गए ना, तो वो प्रोडक्शन क्या हुआ, वो होने लगे डिक्रीज। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, कभी कुछ सोचा? यही चीज, क्योंकि इसका चेंज जो है मार्जिनल प्रोडक्ट शो करता है, ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, आई मीन डिक्रीज हो रहा है। जब उसमें कोई चेंज नहीं आया, 150 से 150 रहा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 रहा। लेकिन जब वो डिक्रीज होना शुरू हुआ तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव भी चला गया। एवरेज प्रोडक्ट आपका नेगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव भी जाएगा, 0 भी हो सकता है। ओके, अब इनके पीछे के रीजन हम जब पढ़ेंगे अगला टॉपिक, उसमें हम जानेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उससे पहले हम थोड़ा आपको ये चीज मैं बता सकता हूँ, इस एग्जांपल में आपको इतने अच्छे से पता चलेगा नहीं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। मैं एक नया एग्जांपल बनाऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा एमपी का प्रॉपर, क्योंकि इसमें देखिए खाली एमपी डिग्रीज होता हुआ दिख रहा है, उसमें आपको एक और चीज पता चलेगी। ओके, तब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, उसमें आपको थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा इसके बारे में। So guys, our next topic is returns to factor law of variable proportion. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डिफरेंट नाम है या दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे ये डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट बोल रहा है, इसका मतलब ये यही मत सोचिए कि वो डिमिनिश ही हो रहा है। जैसे हमने पिछला एक एग्जांपल देखा था, उसमें हमने देखा था एमपी जो है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमपी खाली डिक्रीज ही होगा। ओके, इट स्टेट दैट एज मोर एंड मोर of variable factor is combined with fixed factor. Okay, MP may initially rise, marginal product increase होगा पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में राइज हो सकता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट हमने बताया था टीपी का चेंज है, यानी कि वो टीपी का रेट है। ओके, यहाँ पे एमपी पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ओके, एमपी जब राइज होगा। दूसरा, बट एमपी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जब एमपी डिक्लाइन होगा तो टीपी इंक्रीज तो होगा। यहाँ पे एमपी डिक्रीज हो रहा है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, जैसे हमने पहले भी देखा था उस एग्जांपल में भी, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है टीपी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, लेकिन अब वो डिक्लाइन कर रहा है एमपी, तो वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा। अब एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है when MP is equal to 0। अब जब MP हमारा 0 हो गया तब TP जो है स्टॉप्स इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करना बंद कर जाता है, और वो स्टेज आती है हमारी जब TP हमारा मैक्सिमम होता है। ओके, उसके बाद जब MP नेगेटिव शुरू हो जाता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तब क्योंकि अब वो नेगेटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव नहीं है, तब टीपी भी जो है हमारा डिक्रीज करना शुरू कर जाता है जब एमपी हमारा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि एमपी इज द रेट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यूनिट्स ऑफ लैंड वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड फैक्टर लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, टोटल प्रोडक्ट पहले 2 है फिर 5, एमपी तो 5 और 2 चेंज हुआ 3 का, पहले 0 से 1 पे गए तो 2 का चेंज हुआ, फिर 3 का चेंज हुआ, फिर जब टीपी हमारा 9 हुआ 3rd यूनिट पे,
तो एमपी हमारा 4 है। यहाँ पे ये देखिए ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इस डायग्राम में उसको देखिए, ये टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ये जो रेट है, ये जो शेप है, ये इंक्रीजिंग रेट की शेप है। और यहाँ पे नीचे एमपी पहले स्टेज में देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर हम देखते हैं आगे, अभी भी देखो टीपी इंक्रीज हो रहा है, 9 से 12 हुआ, 12 से 14 हुआ, 14 से 15 हुआ। लेकिन एमपी क्योंकि इसका जो चेंज है वो डिक्रीज हो रहा है, 4 से 3 गया, 3 से 2 गया, 2 से 1 गया। ओके, अब एमपी तो डिक्रीज होना शुरू हो गया, लेकिन टीपी अभी भी इंक्रीज हो रहा है। ये स्टेज सेकंड है, जब टीपी इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और एमपी जो है डिक्लाइन कर रहा है। अब इस पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टीपी हमारा मैक्स है, टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्स हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 यूनिट पे भी 15 है टीपी, 7 यूनिट पे भी 15 है टीपी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा एमपी ये देखिए एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि एमपी की वैल्यू हो चुकी है 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट 15 मैक्सिमम है। लेकिन जब इससे आगे जाओगे 8 यूनिट पे, टोटल प्रोडक्ट 15 से 14 हो गया और एमपी नेगेटिव हो गया, यानी कि -1। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेज है जब वो एमपी 0 से नीचे और नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, और टीपी जो है मैक्स पे जाने के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे के भी कुछ रीजंस है, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। ओके, तो इस लॉ की भी कुछ असम्पशंस हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में हमने देखा ही था, जो भी लॉस बनते हैं हर एक की कोई ना कोई असम्पशन होती ही है। साइंस से इसी तरीके से डिफर करता है थोड़ा। तो इसकी कुछ असम्पशंस है, लेट्स सी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर यूटिलाइजेशन कैन बी चेंज्ड। अब हमने पहले ही देखा था, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की बात हो रही थी। तो वेरिएबल फैक्टर यानी कि शॉर्ट रन में जब हम यूज करते हैं तो प्रोपोर्शन जो है वो चेंज हो सकता है। प्रोपोर्शन क्या था, लेबर और कैपिटल किस प्रोपोर्शन में यूज हो रहे हैं, 1:1, 2:1 एंड ऑल। हमने जब उनको देखा था तो शॉर्ट रन में वो चेंज हो रहे थे, क्योंकि हम उसको वेरिएबल फैक्टर के बेसिस पे पढ़ते हैं शॉर्ट रन वाले को। तो यहाँ वेरिएबल फैक्टर की बात हो रही थी, तो यही चीज की ये रेशियो चेंज हो सकता है। दूसरा, वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस एंड इक्वली एफिशिएंट। यही चीज है कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो इक्वली होमोजीनियसली एफिशिएंट है। ये नहीं कि एक कोई लेबर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, एक लेबर बहुत घटिया सा है। ये लेके चल रहे हैं कि दोनों बराबर प्रोडक्शन करते हैं, दोनों इक्वली एफिशिएंट है। ओके, एफिशिएंसी दोनों की सेम है। तीसरा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। अब ये तीसरी एजम्पशन ये भी याद रखिए, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी। पता चले एकदम से बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, तो हमारी प्रोडक्शन तो अपने आप ही बढ़ जाएगी बिना कोई लेबर वगैरह बढ़ाए। आउटपुट ऐसे ही बढ़ जाएगा, कोई फैक्टर में चेंज ही नहीं लाना पड़ेगा अपन को। ओके, तो कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब हमने देखा था ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स था, डिमिनिशिंग रिटर्न्स था। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स के क्या क्या हो सकते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, दैट इट रिमेन अंडर यूटिलाइज। अब जो फिक्स फैक्टर है, देखिए स्टार्टिंग का सिचुएशन ऐसा था ना, जब हमने पीछे ग्राफ में देखा था कि जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे रिटर्न्स। अभी जो है एक स्टार्टिंग का सिचुएशन ऐसा होता है जहां पे हमारी मशीनरी या फिक्स फैक्टर अभी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा। समझ लो एक मशीन पे 10 बंदे काम कर सकते हैं, अभी हमने एक ही बंदा लगाया है, 2 बंदे लगाए हैं, 3 बंदे लगाए हैं, फैक्टर्स तो हमारे बढ़ेंगे आराम से, क्योंकि अभी मशीन पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुई है। उसमें हम बड़े आराम से और काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दैट इज लेबर इज स्पेशल, लेबर इज यूज वेयर इट स्पेशलाइजेस। ओके, तो ये बात हो गई डिवीजन ऑफ लेबर की। ओके, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अब देखो हमें पता है हर कोई बंदा हर चीज में एफिशिएंट नहीं होता, कुछ बंदा किसी काम के लिए सही है, कोई बंदा किसी काम के लिए सही है। तो लेबर को इस तरीके से डिवाइड करो, जैसे जो कंस्ट्रक्शन में सही है उसे कंस्ट्रक्शन में लगाओ, जो आर्किटेक्चर में सही है उसको वहां लगाओ। तो जो जिस काम में अच्छा है लेबर को उस जगह स्पेशलाइज करोगे, उस जगह यूटिलाइज करोगे, डिवाइड करोगे, वैसे ही तो आपको एफिशिएंसी जो है बेटर मिलेगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। और तीसरा, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स ड्यू टू अंडर। अब जो है फैक्टर्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो रही है, वही रीजन है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर, क्योंकि अभी भी जो है फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर है वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ। अभी भी जो है उनपे हम और काम कर सकते हैं, तो वो आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फैक्टर्स। ऐसा जरूरी नहीं है
सोचो अभी 10 बंदे जो है मशीन पे लग सकते हैं, अगर हमने 5 ही लगा रखे हैं तो वो बड़े आराम से जो है कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं। यही बात 15 बंदे आ गए तो उनको आपस में 10 बंदों की मशीन पे दिक्कत होगी ना। कोई इधर जाएगा कि अब मेरी बारी है, झगड़ा करते रहेंगे, एक दूसरे को वो करते रहेंगे। कोई चाहेगा मेरा बढ़िया हो, कोई चाहेगा मेरा बढ़िया एंड ऑल आपस में, क्योंकि बंदे 10 ही लग सकते हैं, है हमारे पास 15, तो दिक्कत आएगी आपस में उनको कोऑर्डिनेट करने में, बिल्कुल आएगी। ठीक है, अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का यही चीज आ गई यहाँ पे। अभी अंडर यूटिलाइजेशन की बात आती है, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, दैट इज व्हेन फिक्स फैक्टर गेट्स एक्सेसिवली यूज्ड एज मोर वर्कर्स कम। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स आते रहते हैं तो फैक्टर्स जो है, फिक्स फैक्टर की जो कैपेसिटी है वो कम होने लग जाती है, और भी ज्यादा लोग आ जाते हैं। वही बात है कि 10 बंदे यूज कर सकते हैं, उसको 15 बंदे हम यूज करवा रहे हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स ही आएंगे। ओके, चलो हो सकता है वो बढ़ भी रहे हो लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेंगे, ऐसा हो भी सकता है। ओके, चाहे टोटल प्रोडक्ट बढ़ भी रहा हो लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट तो डिक्रीज होगा ही होगा, 110% डिक्रीज होगा। ओके, दूसरा इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, दैट इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स proportion should not be imperfect as more and more labor can be fixed other factor, या फिर पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। अब यहाँ पे यही चीज मेन बात आ गई। एक तो ये भी हो सकता है कि जो है प्रपोर्शन ऐसा यूज होना चाहिए। अब यही बात आ गई कि जो है एक पे हम 2 लेबर लगा रहे हैं, एक फैक्टर के साथ, फिक्स फैक्टर के साथ, फिर 3 लगा रहे हैं, फिर 4 लगा रहे हैं, फिर 5 लगा रहे हैं। अब वो प्रपोर्शन बढ़ता ही जा रहा है। आप वही बात आ गई मेन, यहाँ पे भी वही चीज चल रही है कि प्रपोर्शन जो है हम ऐसे ढंग से फिक्स नहीं कर पा रहे, बढ़ाते ही जा रहे, उसको बढ़ाते ही जा रहे। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब वो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। वो प्रपोर्शन इसलिए हमें ऐसे सेट करना चाहिए, ऐसे अच्छे तरीके से कि हम जो है आराम से उस पर काम कर पाए। अब एक बोर्ड है यहाँ पे, एक रूम में, एक मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ एक और बंदा आ गया, क्या लगता है आपको वो ढंग से काम कर पाएगा मेरे साथ? एक बंदा चलो और भी आ गया, आधा मैं इधर थोड़ा काम कर रहा हूँ, आधा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हम लिख रहे हैं, यहाँ पे इतने से बोर्ड पे 3 बंदे आ गए, फिर तो और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। जैसे जैसे प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा और ज्यादा लोग आते रहेंगे, बहुत खराबी आने वाली है, दिक्कत आने वाली है, बहुत डिक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे, लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा बीच में अच्छे से। वो जो है कोशिश करते रहेंगे, हम दोनों काम करें, वो तीसरा बंदा कोशिश करता रहेगा जैसे ही मौका मिले मैं फटाक से जगह छीन लूं, बिल्कुल होगा ऐसा। तो वही चीज है मेन यहाँ पे। तो ये कॉजेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स के। ओके, ये हमने एजम्पशंस दी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने डायग्राम अभी तक मिटाया नहीं है, इसका रीजन क्या है आप सोच के देखिए। अगर कोई बंदा प्रोडक्शन कर रहा है तो वो किस स्टेज पे आके रुकना चाहेगा? आप बहुत से लोग ये भी सोचेंगे स्टेज 1 पे आके रुक जाएगा जब स्टेज 1 खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एमपी अभी इंक्रीज हो रहा है। चलो मैं मानता हूँ स्टेज 1 तक एमपी इंक्रीज तो हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे स्टेज 2 पे तो एमपी डिक्रीज होना शुरू हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना हो गया। लेकिन अभी भी सोचिए, टोटल प्रोडक्ट तो अभी भी बढ़ रहा है, हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो तो अभी भी बढ़ रही है, और ज्यादा प्रोड्यूस तो हम कर ही पा रहे हैं ना। चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, कम रेट से इंक्रीज हो रहा है, पहले 40 बढ़ रहा था, फिर 30 बढ़ रहा था, लेकिन ओवरऑल तो बढ़ ही रहा है, 40 से 70 हुआ ही, हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ के। तो अभी भी टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है ना, तो जरूर कोई बंदा प्रोडक्शन करना चाहेगा। कब तक? जब तक एमपी 0 ना हो जाए, जब तक एमपी मैक्स ना हो जाए, आई मीन टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम ना हो जाए, एमपी 0 ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद वो आगे बढ़ा तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चलेगा, टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो इसके बाद हम ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे कि इससे ज्यादा अगर हमने एक भी वर्कर लगाया तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी आएगी, बहुत दिक्कत आने लग जाएगी, एक दूसरे पे वो बोझ बन जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि अब पूरी तरह से कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, एक्सेस कैपेसिटी से भी हम काफी ऊपर निकल चुके हैं। तो अब कोई बंदा जो है अगर काम करेगा, एक दूसरे की जगह छीनने की कोशिश करेंगे, ऐसा करेंगे, एक दूसरे के बीच में आएंगे, तो प्रोडक्शन हमारी डिक्रीज ही होगी, बढ़ेगी नहीं। तो उस मैक्सिमम स्टेज पे आके एक प्रोड्यूसर हमेशा रुकना चाहेगा, स्टेज 1 पे नहीं, स्टेज 2 पे, स्टेज 2 के आखिर में, जहां एमपी 0 हो जाता है और टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम हो जाता है। ओके, अब हर लॉ में मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पीछे डिमांड वाला लॉ देखा था पिछले वीडियोस में किसी में, तो हमने देखा था कि कुछ एरियाज ऐसे भी है जहां पे वो लॉ काम नहीं करता। जैसे गिवन गुड्स की बात आ गई थी,
तो वहां पे वो लॉ ऑफ डिमांड, जो प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, वो काम नहीं करता। ऐसे यहाँ भी कुछ रीजन है। एक रीजन तो एजम्पशन से आप देख ही सकते हो, उधर एजम्पशन ये था ना डिमांड वाले में कि जो है नॉर्मल गुड्स होने चाहिए, उसके बेसिस पे ही हमने जो है एजम्पशन को हटा के वो बना दिया कि एक लॉ हाफ फेल करेगा। ऐसे ही हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। पहला तो देखिए स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मेन यही बात होती है ना, फैक्टर बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ती है। ओके, पहले इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट एंड ऑल। यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ जाए तो हमें फैक्टर इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हमारी बढ़िया आ जाए। पहले एक बंदा जो है समझ लो कोई फार्मर होता है, वो पहले हल चलाता था, कम प्रोडक्शन कर पाता था। अब ट्रैक्टर चलाता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है। वही फार्मर बिल्कुल कर पाता है। हमने कोई फार्मर तो नहीं बढ़ाया, वही फार्मर पहले हल चला रहा था, वही फार्मर अब ट्रैक्टर चला रहा है। प्रोडक्शन बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। हमने फार्मर को तो नहीं चेंज किया, बढ़ाए तो नहीं, बिल्कुल यहाँ पे वही चीज। ओके, तो ये चीज अगर यहाँ पे आ गई तो वो ये लॉ फेल कर जाएगा। और टेक्नोलॉजी की बजाय फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पे बात। फैक्टर अगर समझिए कि फिक्स फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया कि उसकी बजाय अब वेरिएबल फैक्टर यूज हो रहा है, तब भी ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये समझ के देखिए बहुत रेयर केस होता है कि फिक्स्ड फैक्टर की बजाय हमें कोई वेरिएबल फैक्टर यूज करने को मिल रहा है। और वेरिएबल फैक्टर यूज करने को मिल रहा है तो वो जो आपस में उनकी दिक्कत हो रही थी फिक्स्ड फैक्टर को लेके, वो नहीं आएगी। सो दीज आर सब पॉइंट्स जिससे जो है ये आप कह सकते हो लॉ थोड़ा बहुत फेल हो जाता है। उन्हीं एजम्पशन से रिलेटेड कुछ हमने निकाले पॉइंट्स जिनसे वो फेल हो सकता है। और अब हमने इसका भी बात किया कि उसको कहाँ तक प्रोडक्शन करनी पड़ सकती है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So guys, our next topic is shapes of PP, MP and AP and their relationships. अब इनका रिलेशनशिप्स हम थोड़ा इनके शेप्स के थ्रू देखेंगे, इनके डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे, ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे। अब ये ग्राफ्स बनाने से पहले यहाँ पे हम ये टेबल देखते हैं जो बना हुआ है। यहाँ पे यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की बता रखी है, क्या क्या लगा रखी है। अब मैंने आपको बताया पहले भी, इसमें आपका फिक्स्ड फैक्टर जो यहाँ पे हमने एक लैंड ले रखा है वो जो है सेम रहेगा। अब यहाँ राइस की बात हो रही है तो आप फिक्स फैक्टर यहाँ पे लैंड ले सकते हैं, यू कैन सी। ओके, वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे चेंज हो रहा है, जहाँ पे आप समझिए वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर, पहले 0 लेबर, कोई लेबर नहीं थी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सबसे पहला हमारा एमपी है, दूसरा फिर टोटल प्रोडक्ट, दैट इज समीशन ऑफ एमपी। एमपी को जब हम ऐड करते जाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आखिर में एपी, एपी हमारा एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जब 1 था तो MP6, 2 पे 14, 28, 24। अब यहाँ पे देखिए ये MP पहले तो इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट ऑफ लेबर तक, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। पहले जब हमने पीछे देखा था तो MP जो है खाली डिक्रीज ही हो रहा था, तो मैंने क्या बताया MP इंक्रीज भी हो सकता है स्टार्टिंग में। तो यही चीजें शो कर रहा है कि MP जो है स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हुआ 1 पॉइंट यानी कि 7 यूनिट ऑफ लेबर पे वो आके 0 हो गया, और फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो गया, और ज्यादा नीचे चला गया, नेगेटिविटी में चला गया। ओके, टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है 6, 20, 48, 72, 80, 84। एक पॉइंट ऐसा आया जब वो नेक्स्ट पॉइंट पे, क्योंकि MP में कोई चेंज नहीं आया, MP 0 हो गया, MP 0 हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टोटल प्रोडक्ट समीशन है MP का। तो 4 + 0, तो सोच के देखिए क्या होगा, 4 ही होगा। ऐसे ही 84 + 0, 84। नेक्स्ट पॉइंट जब वो नीचे गया, अब हमने जो है यहाँ तक हम पहुंचे थे, उसमें -4 जब ऐड करेंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है डिक्रीज होगा 84 से 80। तो जब MP नेगेटिव हुआ तो हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज ही होने लग गया। अब AP हमारा एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला, यू कैन सी एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे जब हम लेबर से, जो फैक्टर है, जैसे कि पहले 6 है, 6 डिवाइड बाय 1 6, 20 डिवाइड बाय 2 10, 48 डिवाइड बाय 3 16, 72 डिवाइड बाय 4 18। ओके, एवरेज प्रोडक्ट भी देखिए पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ हमने MP में तो देखा कि वो नीचे जाते जाते 0 हो रहा है, 0 के बाद नेगेटिव जा रहा है, लेकिन AP एक ऐसी चीज है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ओके,
क्योंकि एपी हमारा एवरेज है, वो नेगेटिव नहीं जाएगा चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव नहीं होता। टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव नहीं जा रहा। अगर वो नेगेटिव नहीं जाएगा तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। दैट्स वाई एपी हमारा पॉजिटिव ही रहता है। ओके, अब ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमारे सबसे पहले टीपी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे देखिए टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन साथ में एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये टीपी और एमपी का रिलेशन सबसे पहले, एज लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग, सी ये हमारा एमपी है जो यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए ये पीछे जा रहा है। यहाँ से एमपी और एपी शुरू है। एज यू कैन सी यहाँ सबसे पहले हमने मार्क लगा रखा है क्योंकि एमपी जो है वो रिलेशन शो करता है चेंज का। ओके, एमपी जो है चेंज शो करता है क्योंकि जीरो से पहले कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। रही बात एपी, एपी भी 0 डिवाइड बाय 0, डू यू थिंक कुछ बनेगा? तो एपी भी फर्स्ट यूनिट से ही शुरू हुआ है हमारा। ओके, तो ये 1 यूनिट ऑफ लेबर से शुरू हुआ है। ये आपका एमपी जो ये पहले ऊपर जाते हुए नीचे जा रहा है और एपी जो पॉजिटिव में ही रह रहा है। ओके, तो सबसे पहले एज लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे ये जो कर्व बन रहा है सी, इसका शेप थोड़ा अलग है, इंक्रीज ये भी हो रहा है। यहाँ के से ऊपर जाओगे इसका शेप अलग है, इंक्रीज लेकिन ये भी हो रहा है। लेकिन सबसे पहले वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से क्योंकि आपका एमपी जो है वो रेट शो करता है टीपी का, चेंज शो करता है टोटल प्रोडक्ट का। ओके, तो एमपी जब भी इंक्रीज होगा तो टीपी भी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। अब देखिए इस पॉइंट के बाद जब ये पॉइंट ई पे आया यानी कि जब लेबर 3 है उसके बाद एमपी डिक्रीज होना शुरू हो गया लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। तो जब एमपी डिक्रीज होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो टीपी आपका इंक्रीज होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से क्योंकि एमपी अभी पॉजिटिव है। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज तो हो रहा है क्योंकि यहाँ देखिए हम देख रहे थे जब भी पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा इंक्रीज ही होगा टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि समीशन है एमपी का टीपी। ओके, समीशन ऑफ एमपी इज इक्वल टू टीपी। तो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर जब भी किसी नंबर में ऐड होगा तो आंसर जो है बढ़ेगा ही, यानी कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा ही लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि अब एमपी डिक्रीज हो रहा है। पहले एमपी बढ़ रहा था, ज्यादा नंबर और ऐड हो रहे थे, पहले पिछली बार से और ज्यादा नंबर ऐड हो रहे थे तो टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, लेकिन उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से। जब एमपी आ गया हमारा 0 जो ये है 7 यूनिट ऑफ लेबर पे, तो यहां से ऊपर जाइए यहां दैट इज पॉइंट आर। तो इस पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम है जो यहाँ पे 84 शो कर रहा है। ओके, टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम है। उसके बाद जब एमपी नेगेटिव हुआ, जब एमपी नेगेटिव हुआ तो टोटल प्रोडक्ट भी हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में कोई नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो वो डिक्रीज ही होगा। यू कैन सी दैट। ओके, अब एपी के बारे में जानते हैं। एपी देखिए पूरा स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया ए पॉइंट जहां पे एपी हमारा मैक्सिमम हो गया, लेकिन उसके बाद वो हो गया डिमिनिश होना शुरू। ओके, तो ये चीजें यहां शो कर रहा है कि उसके बाद वो डिमिनिश होना शुरू हो गया। तो इसका दोनों का रिलेशन देखते हैं। एपी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। स्टार्टिंग में देखिए एपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एमपी जो है एपी से ज्यादा है। एमपी ऊपर है, एपी नीचे है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है, एवरेज प्रोडक्ट नीचे है। जब ये दोनों इक्वल हो गए, यहां देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हुआ, एपी को कट किया, एपी और एमपी दोनों इक्वल आए। उसके बाद एमपी भी डिक्रीज हो रहा है, एपी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अब एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा है मार्जिनल प्रोडक्ट से। ओके, जब एपी डिक्रीज हो रहा है, एमपी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन तब एमपी जो है एपी से कम है। इसके पीछे का रीजन आप ये उसके देख सकते हैं। इसका स्लोप देखिए, उस एमपी का स्लोप ज्यादा है,
एपी का स्लोप कम है। स्लोप आप एक तरीके से समझ सकते हैं पहाड़ी जैसे हम देखते हैं, अगर वो ज्यादा पहाड़ कोई ज्यादा सीधा होगा तो उसका स्लोप ज्यादा है, अगर हम प्लेन रास्ते पे चल रहे हैं तो उसका स्लोप तो बहुत ही कम है। तो ऐसे ही समझ के देखिए, एमपी पहाड़ी ज्यादा है, स्लोप उसका ज्यादा है, तो वो ऊपर जाते ही जल्दी से नीचे आना शुरू करेगा। रही बात एपी, एपी को आगे जाते जाते नीचे आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसका स्लोप कम है। तो एमपी बढ़ता भी जल्दी है और डिक्रीज भी जल्दी होता है। एपी बढ़ता भी कम रेट से है, डिक्रीज भी कम रेट पे होता है। ओके, तो इससे यही पता चलता है कि ये जब दोनों इक्वल होते हैं तब ये पॉइंट है, उसके बाद एपी डिक्रीज करना शुरू कर देता है। लेकिन जब ये दोनों इक्वल होते हैं, एक और चीज यहाँ पे आती है, जब एमपी एपी के इक्वल होता है यानी कि पॉइंट ए पे, तब इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है क्योंकि उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ओके, ये ई पॉइंट जो है जिसके बाद एमपी डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ओके, ए पॉइंट के बाद एपी डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और एपी आपको पहले ही बताया हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, क्यों बताया होता है वो भी आपको बताया अभी। एमपी जो है चाहे नेगेटिव हो जाए, एपी हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। ओके, एमपी बढ़ता भी जल्दी है, डिक्रीज भी जल्दी होता है, इसलिए एमपी जब पहले एपी अभी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी भी आपका इंक्रीज होगा, लेकिन वो ज्यादा है क्योंकि वो जल्दी गिरना शुरू कर जाता है। तो उसके बाद ए पॉइंट के बाद एपी और एमपी दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन एपी एमपी से ज्यादा है। ओके, क्योंकि वो बढ़ता भी जल्दी है, एमपी डिक्रीज भी जल्दी होता है फास्टर रेट से। ओके, क्योंकि उसका स्लोप आप देख सकते हैं ज्यादा है। तो यही चीज मेन पॉइंट है यहाँ पे। इससे हमने देखा पूरा ये एमपी और एपी और दूसरा टीपी और एमपी का भी रिलेशन। इसके साथ ये हमारा लास्ट टॉपिक था और ये लास्ट टॉपिक भी खत्म हो चुका है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज, आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। कि देखिए, आप अगर अच्छे से लाइक करेंगे तो मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा और मुझे भी खुशी होगी। मैं भी और अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को भी और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद हम देखते हैं जरा हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पे। अब कॉस्ट से आई थिंक आप सब पता लगा सकते हैं। कॉस्ट एक तरीके से समझिए, कोई दुकानदार है, कोई रिटेलर है, वो जो है कोई चीजें बेचना चाहता है तो उससे पहले उसको कुछ कॉस्ट लगेगी, दुकान वगैरह की कॉस्ट लगेगी। जो सामान उसने बेचना है वो सामान उससे पहले खरीदना पड़ेगा किसी और से, तो ये सारी उसकी तो कॉस्ट हुई। चलो, जिस होलसेलर ने बेचा है ये उसकी कॉस्ट नहीं हुई, लेकिन कॉस्ट तो उसकी हुई ना, रिटेलर की, जिसने ये पहले खरीदना पड़ेगा। हाँ, जब वो उसे बेचेगा तब वो प्राइस पे बेचेगा, तब वो एक प्राइस रखेगा, वो उसकी कॉस्ट नहीं होगी। कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा प्राइस रख के वो बेचेगा तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो उसका प्रॉफिट आएगा। ठीक, तो कॉस्ट वही चीज में बहुत सारी कॉस्ट आती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नाम लिखे हैं अलग अलग कॉस्ट के। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अभी हमने इसी चैप्टर में देखा था फिक्स्ड फैक्टर के बारे में, वेरिएबल फैक्टर के बारे में, टोटल, मार्जिनल, एवरेज। तो इन सबसे आई थिंक आप थोड़ा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इनकी कॉस्ट क्या क्या होगी। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर एक मशीनरी है, उस मशीनरी को यूज में लाने के लिए पहले खरीदना भी तो पड़ेगा, उसके ऊपर कोई कॉस्ट भी तो लगेगी, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। यू कैन थिंक ऑफ दैट। ऐसे ही बाकी के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो कॉस्ट में बेसिकली हम कॉस्ट के बारे में ही जाने, उन कॉस्ट को कैसे निकाल सकते हैं, कैसा हम जो है कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं एंड ऑल। तो इन सब के बारे में और थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे इस नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ओके।